नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कठुआ की खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से कठुआ में आज कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई द्वारा सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। इस प्रदर्शन के दौरान अचानक ही एक शख्स मौके पर पहुंचा और उसने भाजपा के समर्थन में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारे लगने से प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सख्ते में आ गए और उनकी इस शख्स के साथ झड़प हुई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने मौके की नजाकत को समझते हुए भाजपा के समर्थन में नारे मारने वाले शख्स को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। रोकने की जो सत्याग्रह को दबाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने चमचों को भेज रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारे युवा सड़कों पे आते हैं, आपके चमचे घरों में क्यों छुपे होते हैं? तब आके क्यों नहीं विरोध करते? जब महंगाई के लिए हमारे लोग यहाँ पे जनता सड़कों पे होती है, आपके चमचे कहाँ छुपे होते हैं? आज यहाँ पे सत्याग्रह किया जा रहा है और आपके चमचे बीच में आएंगे। ये जनता आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चेतावनी है भाजपा को, मत ये अपने दिल में वहम रखे कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को दबाया जाएगा। जब कांग्रेस के सत्याग्रह को दबाया जाएगा, ये दबने वाला नहीं। ये अंग्रेजों को भगा दिया था इन्होंने, और ये आप यहाँ पे जो देश में बैठे हुए गद्दार हो, आपको भी यहाँ से जल्दी खदेड़ा जाएगा। क्योंकि आज जो तानाशाही आपने की है, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को गिरफ्तार किया जाने और सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन के तहत जम्मू सहित अन्य जिलों में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं को बेवजह निशाना बना रही है। कांग्रेस ने जम्मू में आज पार्टी नेता योगेश साहनी की अगुवाई में धरना देकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और रामबन में पार्टी नेता विकार रसूल की अगुवाई में प्रदर्शन किया। लोकतंत्र की हत्या की है, जैसे राहुल जी को अरेस्ट किया, रात तो देर रात उनको छोड़ा। कल भी हमारे कांग्रेस जो ने रमन भल्ला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने। आज उसी सिलसिले हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आवाज को बंद किया जा रहा है, बोलने नहीं आजादी दी जा रही। क्या हम शांतिपूर्ण तरीके के साथ अगर यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करके इस देश को आजाद कराया था, उसी तरीके से ये लोगों की ध्यान को बांटना चाहती है ये भाजपा सरकार। अब देखिए कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि महंगाई के मुद्दे पर अब चर्चा करेगी, ये वो चर्चा नहीं करने देते। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए रोज सोनिया जी को बुलाते हैं। अब देखिए 5 दिन पहले राहुल जी को बुलाया गया, तब भी ईडी को उसमें से कुछ नहीं मिला। वो साफ पाक होकर बाहर निकले, सोनिया जी भी साफ पाक होकर बाहर निकलेंगी। और आज हमारी महान नेता, ऑनेस्ट लीडर, महान लीडर सोनिया गांधी को 2 दिन से उसने ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा है। उस पे झूठे मुकदमे दायर कर रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं। हमारे कांग्रेस के हर वर्कर की जान का सोनिया गांधी के लिए निसारे कैसा चाल है। मोदी को हम शेम करते हैं और हम तब तक सड़कों पे लड़ते रहेंगे जब तक यह जालिम सरकार गिर ना जाए और मोदी वही चला जाए जहां से वो आया है। इस तानाशाह ने तमाम जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह कर दिए, इलेक्शन कमीशन को तबाह कर दिया। हमारी डिलिमिटेशन देखो किस हिसाब से की उसने, हमारा 370 केस है उसने तोड़ा। इसलिए हम कंडेम करते हैं जो मोदी के यहाँ जम्मू कश्मीर के असासे जो है वो बेच रहा है। जम्मू के ब्लॉक खोड़ के गांव बड्डो में स्थित मनावर तवी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन के विरोध में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों का आरोप था कि बरसात के इस मौसम में जहां पूरे देश में सरकार द्वारा आवंटित ब्लॉक में भी खनन के काम बंद रहते हैं, वहीं मनावर तवी में प्रशासन की नाक तले अवैध खनन का सिलसिला बराबर जारी है। उनके द्वारा जब इस अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो खनन माफिया द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और तो और प्रशासन भी खनन माफिया का साथ देते हुए लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज करने से गुरेज नहीं कर रहा। खनन विभाग सुजीदा खोड़ की पंचायत बड्डो में मनावर तवी के किनारे पिछले 1 वर्ष से अवैध खनन चलता आ रहा है और खनन माफियों द्वारा हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
और इसकी शिकायत हमने प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को कई बार की है, लेकिन प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा हम पर झूठी FIR लगाई जा रही हैं ताकि हमारी आवाज दबाई जा सके। और ये जितना भी अवैध खनन बड्डों के मनावर तवी के किनारे चल रहा है, ये सब प्रशासन के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। मनावर तवी के किनारे चल रहे अवैध खनन को जल्द से जल्द रोका जाए और 1 हफ्ते के भीतर अगर से नहीं जो रोका जाता है तो 1 हफ्ते के बाद बड्डो गांव के लोग रोडों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ अवैध खनन जोरी शोरों पर चल रहा है। हमने सरकार से पहले भी गुहार लगाई है। 1 साल से ये अवैध खनन चल रहा है। हम सरकार के पास भी 2-3 बार गए हैं, डेपुटेशन भी गया है, एप्लीकेशनें भी दी हैं, फिर भी जहाँ ये काम नहीं रुक रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं, हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करा रहे हैं, काम ये गलत कर रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें मिला हुआ है। अवैध खनन जोर शोर से जारी है। हमारा अनुरोध है सरकार से कि इसको फ़ौरन बंद किया जाए ताकि लोगों का जो जहाँ का सरमाया है उसको लूट कर बाहर ले जा रहे हैं। इसका हमें बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि बार बार रोकने के बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे। सरकार की कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लोकल लोग भी यहाँ इन्वॉल्व हैं इसमें। दूध, दही और आटे सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए 5% GST के खिलाफ पशुपालन संघर्ष समिति द्वारा जम्मू प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पशुपालन संघर्ष समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली मोदी सरकार ने दूध उत्पादकों पर टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने इस टैक्स को वापस नहीं लिया तो पशुपालक दूध का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। सरकार में दूध, दही, आटा पर और बाकी चीजों पर जो आज जो 5% GST लगाया है, उसके विरोध में आज प्रोटेस्ट पूरे देश भर में है कि मोदी सरकार को जो 5% दूध, दही, दूध पैदा करने वाले 2 या 3 पशु रखने वाले लोगों पे जो अत्याचार मोदी सरकार ने शुरू किया है करने के लिए 5% GST लगा दिया उस पर। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि मोदी सरकार को ये 5% GST वापस लेना चाहिए, क्योंकि पशुपालक जो हैं, दूध पैदा करने वाले लोग जो हैं, वो गरीब परिवार है, किसान है बेचारे, उन पे भी मोदी सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को और 12% से 18% तक इन्होंने मशीनरी पर लगाया है। दूध निकालने वाली मशीनें हैं या जो भी दूध उत्पादन के लिए मशीनें काम आती हैं, उस पे 12 से 18% मोदी सरकार ने जो उस पे टैक्स लगाया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अपने ये टैक्स जो दूध उत्पादकों पर लगाए हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए इनको, नहीं तो दूध का जो किसान है जिसकी आय डबल करने की बात करते हैं, वो किसान मारा जाएगा, वो किसान दूध पैदा नहीं कर पाएगा। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों का 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पिछले 14 दिनों से वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, लेकिन उन्होंने इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनके इस मामले का हल नहीं किया तो वो इसका जवाब उसे विधानसभा चुनावों में देंगे। ये बोल रहे हैं आज कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया, उनमें दांतनियां होती थी तो वो कुछ नहीं करते थे। हम क्या कर रहे हैं कि हम करेंगे इंक्वायरी वगैरह, हम कड़े फैसले लेंगे। मुझे ये बताओ कि गलती हुई किसकी तरफ से है? आप बोल रहे हो इंक्वायरी करनी है, गलतियां हुई किसकी तरफ से हैं? गलतियां भी तो आपकी तरफ से हुई हैं। पुरानी सरकारों ने क्या किया वो हमें लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमने किसको चुन के लाया? आप लोगों को चुन के लाया ना। अब आप लोग भी हमारे साथ ये कर रहे हो। 370 टूटा, हमने उसका वेलकम किया। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमने गलती कर दी उसका वेलकम करके। अब इस मुद्दे को आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हो। इलेक्शन आ रही है, हमें साफ आज हमें बाहर लोग बोलते हैं भाई तुम्हें पता तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? इलेक्शन आ रही है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और भाई पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है? आज हमें बाहर यहाँ पूरे जम्मू में हम मेन हब में बैठे हैं, बच्चा देख रहा है कि क्या कर रहे हो। हमें लोग कहते हैं, सब कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। हमें ही पता है हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल मुद्दा ही बनाना है तो ठीक है जी, पॉलिटिकल मुद्दा बना लो। 972 फैमिली हैं, आगे उनके मेंबर कितने हैं हम भी याद रखेंगे। फिर जब हम वोट देने जाएंगे हमें ये नहीं भूलेंगे जब हम वोट देने जाएंगे, ठीक है?
पुरानी सरकारों ने क्या किया हमें कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मैं वो कह रहा हूँ कि वो ठीक थे, उनमें लिस्टें तो आती थी, जो मर्जी होता, लेकिन लिस्ट तो आती थी। अब गलती भी आप कर रहे हो और भुगतना हमें पड़ रहा है। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमें प्रेम्बल में पढ़ाया जाता है जस्टिस के बारे में। तो क्या ये जस्टिस है? 14 दिन से हम अपनी यहाँ हक के लिए भीख मांग रहे हैं, ये जस्टिस है आपका? सर बोल रहे थे सब इंस्पेक्टर में धांधलियाँ होती थी जब यहाँ सरकारें होती थी, ठीक है ना सर, बोलते हैं, लेकिन पकड़ी नहीं जाती थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि पहले हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं, सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद हम फिजिकल लेते हैं, लेकिन धांधली रिटर्न में भी हो गई। सर आप हमें बताइए हमारा कसूर कहाँ है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। आप सरकारों पे बोल रहे हैं सरकार ने ये किया वो किया, आप क्या कर रहे हैं खुद? सर आप हमें बताइए ना। आप बोल रहे हैं सीबीआई दस्तकें दे रही है घरों पे, जो मेरिटोरियस थे, जिन्हें अपनी काबिलियत से सब इंस्पेक्टर तक क्वालिफाई किया था, उनके घरों पे कौन दस्तक दे रहा है? सर आप हमें ये बताइए। 14 डे यहाँ पे है, कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं धांधली भी हुई है, तो बंदूक को बाहर निकालिए। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों आप सजा दे रहे हैं? किस चीज की सजा दे रहे हैं? आप हमें जस्ट ये क्लियर कीजिए कि हम सबका कसूर क्या है। अगर आप हमारा कसूर बताएंगे तो हम अभी उठ के चलने को रेडी हैं यहाँ से। पुंछ में आज हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल राजौरी रेफर कर दिया गया। यह हादसा सुरनकोट के पास सनई इलाके में तब पेश आया जब एक बस और कार की आपस में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सुरनकोट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित किया। वहीं 2 अन्य घायलों की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी अस्पताल राजौरी भेज दिया गया। आज जो ये एक्सीडेंट हुआ सनई में, आपने देखा कि यहाँ पे 3 जो बंदू को रेफर किया और यहाँ पे लाया गया सुरनकोट हॉस्पिटल में, जिसमें से एक बंदे की जो डेथ होगी वो पुंछ के रहने वाले और 2 जो क्रिटिकल हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया है जीएमसी राजौरी में। और मेन कारण जो ये एक्सीडेंट का जो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, एसडीपीओ साहब ने अभी अपनी टीम एक तैनात की है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम इसका जो छानबीन करेंगे और जो भी इसमें मुजरिम करार है उसको गिरफ्तार। तो हमारी जो सुरनकोट के जो लोग हैं, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़ा हैं कि जिन्होंने अपने परिवार का एक हिस्से वो खो बैठे हैं। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और उसके अलावा ओवर स्पीडिंग आप ना करें, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज़ है। तो अपना भी ध्यान रखें, अपना श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा को शुरू होने में अब मात्र कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जम्मू से ये यात्रा कल यानी कि 28 जुलाई को भगवती नगर स्थित यात्रा के आधार शिविर से शुरू होगी, जिसका शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में करने जा रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज तोनेरिया ने ये जानकारी दी। यात्रा को इस वर्ष भी 28 जुलाई से यात्रा प्रारंभ हो रही है और 8 अगस्त तक यात्रा चलेगी। 28 जुलाई को इस यात्रा का विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी उद्घाटन करेंगे। साथ में अपने जम्मू के मंडलायुक्त महोदय भी उसी कार्यक्रम में रहेंगे और बाबा अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ न्यास के दायित्ववान कार्यकर्ता रहेंगे। और देश में से लगभग 6 प्रांत उस दिन बजरंग के कार्यकर्ता और यात्री जो आएंगे वह भी उपस्थित रहेंगे। उन सबके समक्ष इसका उद्घाटन होगा। 29 तारीख को सुबह 6 बजे यात्रा जम्मू से बसों के द्वारा और गाड़ियों के द्वारा ये पुंछ के लिए रवाना होगी और पुंछ में यात्रा 29 तारीख की शाम को रहेगी और विश्राम करेगी। और पुंछ में जो कार्यक्रम वो लोग करते हैं मैदान में स्वागत का, वो कार्यक्रम होगा। उसके साथ 30 तारीख को यात्रा पहली बार बाबा के दर्शन करेगी और उसके बाद यात्रा पुनः सुंदरबनी में रात्रि निवास करती हुई शिवखोड़ी जाएगी और शिवखोड़ी से यात्रा पुनः वापस जम्मू और जम्मू से यात्री अपने अपने बेस को वापस लौटेंगे। डिजिटल जेएंडके वीक के तहत आबकारी विभाग की ओर से नगरोटा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आबकारी विभाग के कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने किया। शिविर में विभाग ने अपनी 28 सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी।
ये एक जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने 25 टू 31 जुलाई तक एक डिजिटल J&K वीक रखा हुआ है। इसी के अंतर्गत हमने हर एक डिपार्टमेंट को ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं स्पेशली जो सिटीज़न सेंट्रिक हैं उनको ऑनलाइन लाया जाए, उसको डिजिटाइजेशन मोड के थ्रू ऑनलाइन उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। उसी के तहत एक्साइज डिपार्टमेंट ने 28 सर्विसेज हैं जो अलग तरह की हैं वो सारी हमने उसको ऑनलाइन मोड में रखा है। कुछ उसमें सिटीज़न सेंट्रिक हैं, कुछ उसमें गवर्नमेंट टू बिज़नेस वो हैं रिलेटेड। तो ये सारी सर्विसेज हमने आज यहाँ पे एक वो रखा था, कैंप रखा था, ट्रेनिंग सेशन रखा है जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और दूसरे भी जो सिटीज़न्स हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है, जिसमें हम उनको बताएंगे कि कैसे इस सर्विस को वो अवेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो बनिहाल में यात्री वाहनों की लूट खसूट से आम लोग बेहद परेशान हैं। बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाहर ये लूट खसूट बदस्तूर जारी है और प्रशासन लंबी तानी सोया है। यात्रियों की माने तो जम्मू आने के लिए उनसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसे अदा करना उनके बस की बात नहीं। दोनों एक ही साथ है, तो एक ही टेम्पो वाले के पास गया, उसने बोला 700 बनिहाल से जम्मू। हाँ, फिर गया सोमो वाले के पास, उसने मांगा 1500, फिर बोला 1000। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर देश में सरकार चलाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार अपने विरोधियों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर आवाज को ईडी और सीबीआई के जरिए दबाया जा रहा है, जो संवैधानिक अदारों का सरासर दुरुपयोग है। भारतीय जनता पार्टी मुल्क के अंदर सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और अब ईडी का और सीबीआई का सहारा लेकर हिंदुस्तान में सरकार को चला रही है। ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर बीजेपी, सीबीआई और ईडी गठबंधन मिलकर सरकार चला रहा है। विरोधियों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को खुली छूट दे के रखी। दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने एक इनकलाब लाया एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर में, और मनीष सिसोदिया ने जो एजुकेशन के भी रहे और दूसरे महकमों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एक क्रांतिकारी तब्दीली लाई, उनके खिलाफ भी साजिशें की जा रही है। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो बोलता है इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगाया जा सकता है। ये संवैधानिक अदारों का बहुत बड़ा अब्यूज है और कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही सीआरपीएफ आज अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है और देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का डटकर मुकाबला करने के साथ साथ सीआरपीएफ अपनी अन्य जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है, जिसने अदम्य साहस और उत्कृष्ट सेवा के लिए अपनी पहचान स्थापित की है। सुरक्षा संबंधित चुनौतियां हो या फिर मानवीय चुनौतियां, सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय रही है। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाकर हर किस्म की चुनौती का डट कर मुकाबला करने का प्रण लिया। सीआरपीएफ आज अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्तमान में देखें तो चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, चाहे नक्सलिज्म हो, सीआरपीएफ इनके खिलाफ बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रही है और करती आ रही है और आगे भी करेंगे। और चुनाव ड्यूटी में सीआरपीएफ की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। वर्तमान में सीआरपीएफ वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी भी कर रही है। तो सीआरपीएफ देश में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटी बखूबी करती है और हम प्रतिबद्ध हैं देश की सेवा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।
वैश्विक महामारी घोषित किए जा चुके मंकी पॉक्स के भारत में भी अब सामने आ रहे मामलों से लोग दहशत में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्टरों ने इसके बावजूद लोगों को तमाम एहतियात बरतने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने से जहां कोविड से बचाव किया जा सकता है, वहीं मंकी पॉक्स से भी बचाव का यही तरीका है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में तैनात डॉक्टर जीएस सैनी ने मंकी पॉक्स के लक्षणों और इससे बचाव के तौर तरीके बताते हुए लोगों से इन पर अमल करने का आह्वान किया। सिम्टम तो ऐसे हैं कि जैसे कि बुखार होगा, पहले शुरू में बुखार होगा, कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद बुखार हो जाएगा, 3-4 दिन बुखार होता है, बॉडी एक्स होती है, सिर दर्द होती है और जिसम में बहुत दर्दें होती हैं। तीसरे चौथे दिन जो हमारे है कि जो मुंह पे दाने शुरू हो जाते हैं निकलना, वो जो फेस से शुरू होते हैं, पहले लाल रंग का रैश होगी, फिर उसके बाद छोटा सा दाना बनेगा, फिर उसका बड़ा दाना बन जाएगा और 95% जो है वो फेस पे शुरू होती है। इसके अलावा बॉडी में फैलता है और इसमें बड़ी खासियत ये है कि ये अपने पाम्स और सोल्स को इन्वॉल्व कर लेता है और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दाना ये पेनफुल होता है और काफ़ी बड़ा पानी से इकट्ठा हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी प्राइवेट पार्ट में भी हो सकता है, मुंह के अंदर भी ये दाने हो सकते हैं और आंखों के अंदर भी ये दाने हो सकते हैं। तो मोस्टली तो ये थोड़ी माइल्ड डिजीज रहती है, 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, बट कई बार अगर आंख के बीच में ये दाना हो जाता है तो ब्लाइंडनेस का डर रहता है और बच्चों में ये काफ़ी सीवियर बीमारी भी हो सकती है और बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा पाया गया है। इसलिए कोशिश करेंगे भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करें। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करेंगे वो मंकी पॉक्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करें और अगर किसी को भी आशंका है किसी के कंटैक्ट की तो अपने वो आइसोलेट करें। 21 डेज उसका हम उसको आइसोलेट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द की टू प्रिवेंट कोविड एज वेल एज मंकी पॉक्स। जिला पुंछ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और कोरोना के मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन से लोगों को एक बार फिर जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रशासन पुंछ शहर और ग्रामीण हलकों में जाकर लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान कर रहा है। किसी भी जगह पे बिना मास्क के पाया जाएगा। कोविड की इस बीमारी से जो कोविड-19 है, हम पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं इसके साथ और इसी सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो भी हम लोगों ने गंवाई हैं। तो इसमें जो अब मेरा ये कहना है कि अब हमारा जो कोविड-19 के केसेस हैं जो इस मौसम में फिर दोबारा से जो है अपसर्ज हो गई है, दोबारा से थोड़े से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने ये किया है कि लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, जैसे पूरे ब्लॉक्स में भी, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी, यहाँ पे अर्बन एरिया में भी हम लोगों ने जो है वो लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया है। हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी कोविड जो है वो गया नहीं है। तो इसमें ये है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को आप लोगों ने मास्क वगैरह लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी ध्यान रखना है, बार बार हाथ धोने हैं, अगर हो सके तो सैनिटाइजर्स अपने हाथ में रखें तो सैनिटाइजर अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, भीड़ भाड़ वाले एरिया से जो है वो लोगों को परहेज करना चाहिए। खास करके जो एल्डरली हैं, जो एज ग्रुप के जो ज्यादा एज लोग हैं या मोर देन 40 इयर्स हैं, तो उनको टोटल परहेज करनी चाहिए ताकि वो भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर कहीं मजबूरन जाना भी पड़ता है तो वो अपने प्रॉपर जो है कोविड के SOPs को फॉलो करें। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर कमीशन लेकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। जम्मू में आयोजित विभाग के मालियों और चौकीदारों की बैठक को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायतों का विकास करने की बजाय इस विभाग के अधिकारी पंचायतों से कमीशन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जिससे पंचायतों के विकास में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मालियों और चौकीदारों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। आज आपको आपका हक जो है वो मिल गया होता, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग गई होती, आपके खाते में परमानेंट डेली वेजर की तनख्वाह आ गई होती। अगर ये नालायक ऑफिसर जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और महा करप्ट ऑफिसर हैं जी, ये कमीशन उनका एक ही काम है, सिर्फ
पंचायतों के अंदर कमीशन इकट्ठी करना, सिर्फ करप्शन करना। 2-2 लाख रुपया जो लोग तनख्वाह लेते हैं, 50-50 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं, 80-80 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, लेकिन फिर भी ये गंद खाने की आदत इन लोगों को। अगर जिन नालायक ऑफिसरों ने अच्छा काम किया होता, सही काम किया होता, तो मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों के साथ इंसाफ हुआ होता। लेकिन इन लोगों ने अपने घर भरे, इन लोगों ने अपने बैंक खाते भरे, इन लोगों ने जिनके पास 2 कमरे रहने के लिए थे 10 कमरे बना दिए, लेकिन आप लोगों का मसला हल नहीं किया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।